Good morning. Today we are going to study about pharmacology. अगर हम बात करेंगे ना फार्माकोलॉजी की, फार्माकोलॉजी फार्मा मीन्स मेडिसिन, लॉजी मीन्स स्टडी. मतलब इट इज द स्टडी ऑफ मेडिसिन या ड्रग्स. किसके बारे में? इसकी कंपोजिशन के बारे में, प्रिपरेशन and its effect on living organism. That's what we call as study. That's what we call as pharmacology. अगर हम बात करेंगे ना इसके बाद, इसमें हम इसकी टॉक्सिकोलॉजी को भी इंक्लूड करते हैं कि what are the different types of effects, adverse effect that drug have. Because एक ड्रग को हमारे पास खाली बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. उसके बाद अगर हम बात करेंगे ना फार्माकोलॉजी की, इसमें आते हैं हमारे पास दो, जनरल फार्माकोलॉजी और सिस्टमिक फार्माकोलॉजी. अगर हम जनरल फार्माकोलॉजी की बात करेंगे ना, इसमें जो पैरामीटर्स इंक्लूड होंगे ना, दैट विल बी लिमिटेड टू द फार्माकोलॉजी. उसमें कोई इंटीग्रेशन विद एनी अदर टॉपिक नहीं होगी. लेकिन सिस्टमिक में हमारे पास इंटीग्रेशन होगी विद अदर सिस्टम्स, लाइक बी इट विद द सीवीएस, be it with the CNS, be it with the respiratory system, be it with the digestive system, and that's what we call a systemic pharmacology. लेकिन general pharmacology में the parameters included in this will be just followed by this only subject, not the other subject. It won't be integrated with the other topics, like we have CVS, we have CNS, we have respiratory system, and we have other systems as well. अगर हम बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे हम general pharmacology की. general pharmacology में आता है हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स, इसमें आता है हमारे पास फार्मोडायनेमिक्स, इसमें आते हैं हमारे पास ड्रग्स. अगर हम बात करेंगे ना हमारे पास फार्माकोलॉजी की, इसमें स्टडी ऑफ मेडिसिन, स्टडी ऑफ ड्रग्स, उसकी प्रिपरेशन, उसकी इफेक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या है, और उसकी इफ वी गिव एनी एक्सेसिव डोज देन व्हाट विल बी द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग. लेकिन अगर हम बात करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी में, वी डिस्क्राइब इट इन द थ्री कैटेगरीज. एक तो फार्माकोकाइनेटिक्स, एंड सेकंड वन इज फार्माकोडायनेमिक्स, एंड थर्ड वन इज ड्रग्स. अगर हम बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स की. बात करेंगे ना, पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम? फार्माकोकाइनेटिक्स. काइनेटिक्स अगर आपको पता ही होगा, काइनेटिक्स मतलब वेलोसिटी मींस मोशन. अगर हम बात करेंगे ना, फार्माकोकाइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी जिसमें हम पढ़ते हैं व्हाट अ बॉडी डज टू ड्रग. मतलब अगर मैंने कोई दवाई खाई, मेरी बॉडी उसके साथ क्या करती है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज फार्माकोकाइनेटिक्स. मतलब इस the effect that drug produces on my body is not pharmacokinetics, but it is the drug, it is the body. What the body does to the drug, that's what we call as pharmacokinetics. अगर हम बात करें, let's suppose हमने एक ड्रग लिया, let it be एस्पिरिन लिया या मॉर्फिन, कोई भी ले लो. इसकी लेट्स मैंने ड्रग लिया, एस्पिरिन लिया मैंने, आई take it, whether be it oral route or be it any topical route or be it any parenteral route, depending upon the type of the drug, or be it IV. Let's suppose I took this drug orally. जब मैंने orally इसको लिया, इसकी पहले होगी absorption, फिर absorption के बाद चला आया blood में. If it is IV, it will get directly into the blood. उसके बाद क्या होगी? blood करेगा distribute. That's what we call as distribution. And third के क्या होगा? metabolism होगा. और उसके बाद क्या होगा? एक्सक्रीशन होगी. These things are which our body does to our drug, and इसको कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स. मतलब अगर हमने ड्रग लिया, इसकी एब्जॉर्प्शन कितनी होगी, कहाँ होगी, डिपेंडिंग अपॉन द पीके, दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ कंसर्न एट प्रेजेंट. एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, और मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, और एक्सक्रीशन कैसे होगी, और कितनी रेट की एक्सक्रीशन होगी, इसको हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स. जब हम एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे ना, उसमें हम कैलकुलेट करेंगे एक पैरामीटर जिसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी. मतलब कि हमारे ब्लड में आफ्टर टेकिंग अ सर्टेन ड्रग, ये कितना आया हमारी ब्लड में, दैट्स व्हाट वी कॉल एज बायो अवेलेबिलिटी. एंड इट विल डिपेंड ऑन दिस
पैरामीटर दैट्स एब्जॉर्प्शन, बिकॉज जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा उतनी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। लाइक टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, अगर हम आईवी लेंगे तो उसमें बायो अवेलेबिलिटी होती है 100%। The graph of the bioavailability versus the concentration will be like this, क्योंकि जब हमने IV लिया it is goes directly into the blood, but when we take it through enteral route, that's through absorption, that's through orally, it will look like this, and it will have it at a certain point इसकी maximum bioavailability होगी, क्योंकि it depends on the rate of absorption। उसके बाद अगर हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास आता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ ड्रग, मतलब कि कितना वॉल्यूम है हमारे पास, वो आता है हमारे पास किस पैरामीटर में, सेकंड। मेटाबॉलिज्म, और इसको हम कहते हैं क्लियरेंस, मतलब कि मेटाबॉलिज्म करने का मतलब क्या है, क्योंकि उसमें हमसे क्लियर कर रहे हैं बॉडी को, ब्लड को उससे क्लियर कर रहे हैं, इसको इसमें हम करेंगे क्लियरेंस रेट। एंड ऑल दीज थ्री, वेदर इट बी द वॉल्यूम प्रेजेंस, वेदर इट बी द बायोअवेलेबिलिटी, वेदर इट बी द क्लियरेंस रेट, इनको हम टुगेदर कहते हैं प्राइमरी pharmacological parameters. These are the points which, जिसके बेसिस पे हम एक ड्रग डोजिंग लोड कितना होना चाहिए, कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोग्नोसिस लोड, डोजिंग लोड कितना होना चाहिए, ऑन दिस बिहाफ वी कैन, और उसके बाद T1 T हाफ भी हम एक ड्रग की कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ दिस these parameters bioavailability, volume of distribution and clearance rate। एंड उसके बाद अगर हम बात करेंगे ना, दिस वाज ऑल अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स। उसके बाद आता है हमारे पास फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या देखा हमने, हमारी बॉडी क्या करती है एक ड्रग को, लेकिन फार्माकोडायनेमिक्स इज रिवर्स ऑफ इट, इट इज व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी, that's what we call as, whether be it a therapeutic effect होगा या कोई toxic effect होगा, depending upon the concentration and depending upon the type of the drug। उसके बाद that's what is included in the pharmacodynamics। और उसके बाद आता है हमारे पास अलग एक चीज जिसको हम कहते हैं ड्रग में हम क्या पढ़ेंगे, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द ड्रग। बात करेंगे हम, अब पढ़ेंगे किसके बारे में, पहले फार्माकोकाइनेटिक्स। अगर हम बात करेंगे ना फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या है, कि व्हाट बॉडी डज टू ड्रग, दैट्स व्हाट वी स्टडी इन द फार्माकोकाइनेटिक्स ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ अबाउट व्हाट द बॉडी डज टू अ ड्रग। लेकिन उसके बाद क्या करती है, वही चार चीजें, पहले एब्जॉर्प्शन होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है, फिर एक्सक्रीशन होती है। आज हम बात करेंगे, इसमें हमारे पास प्राइमरी पैरामीटर पहला पढ़ेंगे हम एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करेंगे हमारे पास स्टोमक जो है हमारे पास, उसकी हमारे पास है वो है एंट्रम स्टोमक की। अगर हम बात करें द प्रोसेस हमारे, क्योंकि स्टोमक के लाइनिंग बढ़ता है एपिथेलियम, ऑब्वियस सी बात है, उस एपिथेलियम से, दिस इज द एपिथेलियम, इस एपिथेलियम से ब्लड स्ट्रीम में ड्रग का आना इज व्हाट वी कॉल एज एब्जॉर्प्शन, means the drug has to cross certain cellular barriers, that's what we call as absorption। अगर हम बात करेंगे ना, its method of crossing the cellular barriers and coming into the systemic circulation, that's venous circulation, because it will be pumped, distributed by the heart along the throughout the body, and from there where its receptor will be, it will be taken up accordingly। उसके बाद अगर हम बात करें सिस्टमिक सर्कुलेशन में आता है, दिस प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल एज एब्जॉर्प्शन। अगर हम लेकिन टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, हमें पता है जो सेल्स है दे आर मेड अप ऑफ लिपिड, मतलब कि दे आर हाइड्रोफोबिक, मतलब कि अ ड्रग वी कैन ओनली क्रॉस, मतलब कि अगर हमें ड्रग को क्रॉस करवाना है तो इट शुड बी लिपिड, अगर हमें डायरेक्टली क्रॉस करना है तो इट शुड बी लिपोफिलिक, लेकिन अगर लिपोफिलिक नहीं होगा तो देयर शुड बी अनदर टाइप, दैट्स व्हाट देयर शुड बी कैरियर्स ऑफ, देयर शुड बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दैट्स अनदर थिंग। अगर हम बात करेंगे हम एब्जॉर्प्शन में, हम वी कैलकुलेट दैट्स व्हाट वी कॉल एज बायो अवेलेबिलिटी, मतलब कि अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर एब्जॉर्प्शन। अगर आईवी होगा तो 100% बायो अवेलेबल होगा, लेकिन अगर ऑरल होगा, एंट्रल होगा तो 100% बायो अवेलेबिलिटी नहीं होगी। उसके बाद इसमें हम अनदर थिंग भी देखते हैं, दैट्स मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम लेते हैं पहले,
उसमें आता है सबसे पहले, दैट्स व्हाट वी कॉल एज सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? वही डेफिनेशन, मोमेंट ऑफ सबस्ट्रेट across a concentration gradient without energy expenditure as it is passive process. That's same holds true here. उसका मगर the thing is the substrate should be lipid soluble. That is the thing you have to remember here. मतलब कि ये लिपिड लिपोफिलिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये लिपोफिलिक नहीं होगा तो it can cross the cell membrane by means of active division because cell membrane is lipid hydrophobic। उसके बाद अगर हम बात करेंगे टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, अगर हमारे पास ड्रग्स होते हैं ना, दो तरह के हो सकते हैं। मतलब या तो लिपोफिलिक होगा, मतलब कि नॉन आयनिक, या फिर आयनिक होगा कंप्लीट, मतलब कि हाइड्रोफिलिक। अगर ये लिपोफिलिक है तो इट कैन क्रॉस बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन, लेकिन अगर ये आयनिक है तो डिफ्यूजन नहीं काम करेगा, तो देयर शुड बी सर्टेन अदर मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर हम बात करेंगे, पहले एक बात याद रखना कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स यूज दिस मेथड ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। आयनिक ड्रग्स में हमारे पास आता है, एक आता है हेपेरिन एंटीकोगुलेंट, और दूसरा आता है ग्लाइकोसाइड्स। अगर हम बात करेंगे ना, लेकिन इन बिटवीन दिस इज अ रेंज। ऐसा तो नहीं है कि हर कोई ड्रग 100% लिपिड सॉल्युबल होगा एंड हर कोई ड्रग 100% लिपिड इनसॉल्युबल होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो बीच में होंगे। लेट्स सपोज these drugs will be in this range, मतलब कि वो पार्टली सॉल्युबल होंगे और पार्टली इनसॉल्युबल होंगे। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। अगर हम बात करेंगे ना, जो ड्रग्स यहाँ पर लाई करेंगे ना, दैट वुड कॉल एज वीक आयनिक ड्रग्स, मतलब कि आयोनाइज होंगे भी और नहीं भी होंगे। वीक आयनिक ड्रग्स के बारे में हम कुछ और जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बट फर्स्ट वी विल गो थ्रू ऑल दीज मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहला हमने पढ़ा दैट्स व्हाट डिफ्यूजन, मतलब इसमें होंगे हमारे पास हाइड्रोफिलिक, लेकिन मेथड होगा किसका? डिफ्यूजन का, मतलब कि नो एनर्जी एक्सपेंडिचर। तीसरी मेथड हमारे पास होती है ड्रग एब्जॉर्प्शन की, दैट्स व्हाट वी कॉल एज, हमारे पास तीसरा में क्या आता है? हमारे पास एक तो कैरियर्स होते हैं, एक तो एक्वस डिफ्यूजन होता है, और दूसरी फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करेंगे ना, जो हम सर्टेन ड्रग देते हैं, डायरेक्टली देते हैं हमारे सबक्यूटेनियस ड्रग, वो करते हैं पेनिट्रेट थ्रू दिस बैरियर एंड गो इनटू द सेल, दैट्स प्रोसेस व्हाट वी कॉल एज फिल्ट्रेशन। इसमें एग्जांपल याद रखोगे इंसुलिन। और चौथी चीज जो हमारे पास होती है दैट्स विया ट्रांसपोर्टर्स या विया कैरियर्स। अगर हम कैरियर की बात करेंगे ना, दो तरह के ये होते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और हमारे पास होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ट्रांसपोर्ट व्हिच इज एनर्जी डिपेंडेंट, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज एनर्जी इंडिपेंडेंट बट रिक्वायर्स द कैरियर। अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे ना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपको एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे, वी हैव वेरियस गुलाट्स हमारे पास। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे ना, इन्वॉल्व्स एटीपी एक्सपेंडिचर। इसमें हमारे पास होते हैं दो तरह के ट्रांसपोर्ट याद रखने हैं, एक तो है सोडियम पोटेशियम पंप जो कि जानते ही होंगे, और दूसरी इंपॉर्टेंट वन दैट्स पी ग्लाइकोप्रोटीन। Most important thing you have to remember in the active transport is this one, P-glycoprotein। अगर हम बात करेंगे ना प्री ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में, थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। जो प्री ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ना, they are what we call as efflux transporters, मतलब कि they transport the drug inside the cell to the outside। मतलब कि जो ड्रग रेजिस्टेंस होती है ना, these are the drug resistant transporters। अगर ये ट्रांसपोर्टर एक्टिवेट हो गया, इफ द ड्रग इज सबस्ट्रेट ऑफ दिस वेरी ट्रांसपोर्टर, तो इसका थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा बिकॉज इट विल बी इफ्लक्स फ्रॉम इनसाइड टू द सेल टू द आउटसाइड बाय दिस वेरी प्रोटीन एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एज पी-ग्लाइकोप्रोटीन। इसीलिए हम इसको कहते हैं एमडीआर, दैट्स मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्रोटीन या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ना, इसके हमारे पास हुई सर्टेन ड्रग्स जो इसके सबस्ट्रेट होते हैं, उसमें एग्जांपल आता है, एक तो हमारे पास जो इसके सबस्ट्रेट है, एक आता है लोप्रामाइड। लोप्रामाइड इज ओपाइड व्हिच इज अ सबस्ट्रेट ऑफ दिस वन, दैट्स व्हाई इसकी एडिक्शन नहीं होती है। उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है अपने चैनल पर,
और हमारे पास अनदर टाइप, अगर हम बात करेंगे वी हैव सर्टेन ड्रग्स आल्सो जिसकी जो हमारे पास इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी या डिक्रीज करते हैं, जो इनहिबिट करते हैं, दैट्स इनहिबिटर्स ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट, दैट्स पी ग्लाइकोप्रोटीन, उनमें आता है निफोमाइसिन। जो प्रोमोटर्स आते हैं, प्रोमोटर्स में आता है साइथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्विंटिडियन एंड ऑल दिस। अब हम बात करेंगे पहले जो हमने पढ़ा था सिंपल डिफ्यूजन के बारे में, उसमें हमारे पास कुछ ड्रग्स थे जो आयनिक होंगे, कुछ नॉन आयनिक की बात की हमने, नॉन आयनिक भी इनमें से कोई मेथड यूज करेंगे, लेकिन हमने इन बिटवीन वीक आयनिक की बात नहीं। लेट्स सपोज दिस इज, या तो ड्रग होगा आयनिक या तो होगा नॉन आयनिक। नॉन आयनिक होगा तो डिफ्यूजन होगा, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग लाइक हमारे पास होता है हेपेरिन, और उसके बाद कार्डियोग्लाइकोसाइड्स भी होते हैं, उसके बाद इन बिटवीन देम दैट्स वीक आयनिक। वीक आयनिक के बारे में हम एक बात करना चाहेंगे। वीक आयनिक में हमारे पास आता है पीके वैल्यू। अगर हम बात करेंगे ना वीक आयनिक की, पीके वैल्यू क्या है, अगर हम पीके वैल्यू की बात करेंगे, पीके वैल्यू एक ऐसा पीएच है जिसमें वीक आयनिक का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा टूट भी जाएगा, थोड़ा सा टूट नहीं जाएगा, मतलब 60-40 हो सकता है, 60-30 हो सकता है, 30% आयनिक, 60% नॉन आयनिक। अगर हम बात करेंगे पीके वैल्यू इज अ पीएच at which the drug is 50% ionic and 50% non-ionic। ऐसा कुछ नहीं, हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन पता ही होगी, pH बराबर pKa प्लस लॉग आयनिक अपन नॉन आयनिक। अगर ये pH is equal to pKa, इसका मतलब क्या होगा, इसके this should be equal to this because log 1 is equal to 0। अगर यहाँ पे 50 रखेंगे, यहाँ पे 50 will cancel out each other, pKa will be equal to pH, that's what we call as pK value of any drug। अगर हम बात करेंगे ना if the pK value of any drug is like, अगर हम बात करेंगे ना एस्पिरिन की, एस्पिरिन का pKa वैल्यू जो होता है ना वो होता है 3.5 pH, एंड जो मॉर्फिन होता है उसका होता है 8.5। you have to remember this thing। और इस add this pKa value, मतलब अगर pH of the cell is 8.5 या pH of the medium is 8.5, मॉर्फिन की कंडीशन 50% आयनिक होगा, 50% नॉन आयनिक होगा। लेकिन अगर pH 3.5 होगा तो एस्पिरिन क्या होगा, 50% आयनिक होगा, 50% नॉन आयनिक होगा। उसके बाद हमारे पास आता है सर्टेन पैरामीटर्स, लाइक हमारे पास आते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो ये स्टमक है ना, हमने मान लिया एस्पिरिन का पीके वैल्यू है 3.5 और उसकी, लेकिन स्टमक का पीएच है 1 to 2, लेट्स सपोज 1.4 या 1.2 डिपेंड, बिकॉज़ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ HCl प्रोड्यूस्ड बाय द चीफ सेल्स, प्रोड्यूस्ड बाय द चीफ सेल्स। तो मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो पीएच है ना दैट्स लेस देन दिस। एक चीज याद रखनी है, अगर इफ अ ड्रग इज नॉन आयनिक मींस इट्स लिपिड सॉल्युबल, इट विल क्रॉस विया डिफ्यूजन। अगर आयनिक है तो डिफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन लेट्स सपोज हमने इसको, दिस इज द पीएच स्केल, दिस वन इज 0, दिस वन इज 14, दिस वन इज 7, दिस वन इज 3.5, दिस वन इज 8.5, इट इज द मॉर्फिन। यहाँ पर होगा 50% आयनिक, 50% नॉन आयनिक। एस्पिरिन होगा यहाँ पे 50% आयनिक, 50% नॉन आयनिक। लेट्स सपोज if I put aspirin into a medium whose pH is less than, whose pH is more acidic, what will happen? एक रूल याद रखना है, अगर हम किसी भी ड्रग को बीट एसिडिक और बेसिक, अगर हम उसको मोर बेसिक, अगर एसिडिक ड्रग है तो उसको मोर बेसिक एसिडिक में डालेंगे तो इट विल गो टुवर्ड्स लिपोफिलिक नेचर, मतलब कि नॉन आयनिक कंपोजिशन इंक्रीज होगा विथ। अगर हम एक पीएच की चेंज लाएंगे तो 10% उधर इधर का होगा, 10% फ्रॉम दिस इक्वेशन 10% उधर इधर होगा, मतलब 10% शिफ्ट होगा नॉन आयनिक टू आयनिक डिपेंडिंग अपॉन द ड्रग। और अगर हमने मॉर्फिन को लेट्स सपोज 9 pH में डाल दिया, मतलब इसका कौन सा फ्रैक्शन इंक्रीज होगा, नॉन आयनिक, बिकॉज वी आर टेकिंग इट टुवर्ड्स द मोर बेसिक नेचर। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस pK and pH वैल्यू, होप यू अंडरस्टूड दिस। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें पहली बात हमारे पास, लेकिन लेट्स सपोज हमने एक एस्पिरिन दिया, एक बंदे को एस्पिरिन दिया, पेशेंट आया हमारे पास, हमने उसको एस्पिरिन दिया। एस्पिरिन हमें पता है कि 3.5, मतलब कि स्टमक में इसकी क्या बोलते हैं इसको, मतलब ऑरली दिया, एंटरली दिया, तो स्टमक में इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी क्योंकि नॉन आयनिक होगा, नॉन आयनिक पार्ट स्टमक में ज़्यादा होगी। लेकिन जो हमारे पास इंटेस्टाइन में है वो वहाँ पे पीएच है बेसिक, वहाँ पे पीएच है बेसिक, मतलब इसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। लेकिन
अगर हम बात करें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होगी, स्टोमक की में या intestines में? Answer will be intestines, because the only pH is not the only parameter. The surface area is also a parameter. As you know, stomach surface area less as compared to the small intestine, so its absorption will be more in small intestine and less in stomach. Hope you enjoyed. अगर ऐसा पूछा जाएगा कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट द पीएच, मतलब किस एट अ पर्टिकुलर पीएच किस पर आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या नॉन आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ड्रग. अगर हम एक एसिडिक ड्रग को मोर एसिडिक में लेंगे तो उसका नॉन आयनिक कंपोनेंट ज्यादा होगा. अगर हम बेसिक को मोर बेसिक में लेंगे उसका नॉन आयनिक कंपोनेंट ज्यादा होगा, तो मोर विल बी डिफ्यूजन विल ऑकर. दिस इज ऑल अबाउट दिस. होप यू एंजॉयड. थैंक यू.